हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखिए, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने पैरेलल लाइंस और उसके जो ट्रांसवर्सल होती है उससे किस तरीके से एंगल फॉर्म होते हैं और उन एंगलों को क्या बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी उनकी क्या होती है और कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं और कौन कौन से एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी उस वीडियो में। और सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही एक तरीके से बेसिक से सीखे थे उसमें कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो सारी चीज़ें सीखने के बाद देखिए फिर कुछ एग्जाम्पल भी उसमें हमने सॉल्व किए थे। तो अब इसमें आगे बढ़ते हुए जो इसकी एक्सरसाइज है जो इसी थ्योरी पे बेस्ड है, तो उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज है आपकी 6.2। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। देखिए एक तरीके से आपको एक फिगर गिवन है जिसमें दो पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो आपको इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है ये पहला क्वेश्चन। तो यहाँ स्पेस है तो यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने आपको, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ईजी है कि इसको बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए वाई की वैल्यू निकालना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसमें, क्योंकि ये आपको पता है कि जब भी दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे को, दो लाइन्स अगर एक दूसरे को ऐसे किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए ये होते हैं, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों इक्वल होते हैं ये एंगल। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो देखिए ये अगर 130 डिग्री है तो y की वैल्यू भी 130 डिग्री होगी। तो y तो बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, y की वैल्यू 130 डिग्री, y इज़ ऑल्सो 130 डिग्री। और देखिए x की वैल्यू भी आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जो होगी वो भी 130 डिग्री ही होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x और 130 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये देखिए ये दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं और एक इनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो ऐसे बनते हैं, एक अंदर बनता है तो एक बाहर बनता है और दोनों इक्वल होते हैं। तो देखिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इस क्वेश्चन में 130 डिग्री होगी। तो हमारा पहला जो आंसर है, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो 130 डिग्री ही होगा। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 130 डिग्री होगी। देखिए इसको समझने के तरीके कई हो सकते हैं। मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के नज़रिए से ये चीज़ समझाई कि ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, एक्स और वाई। आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए, और इस एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा जो एंगल होता है वो 130 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा एंगल अगर 180 डिग्री और ये 50 है तो बचा हुआ एक्स तो ऑटोमेटिकली 130 हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के नज़रिए से ना देखते हुए भी आप इसको एक सीधे स्ट्रेट एंगल के नज़रिए से भी समझ सकते हैं, और इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तीसरा नज़रिया इसको देखने का क्या होगा, तीसरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखिए एक्स और वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो हैं। ये देखिए आप, एक्स यहाँ बन रहा है और वाई यहाँ बन रहा है। दो पैरेलल लाइनों को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करे, ऐसे कट करती है, तो आपको ये पता है कि ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये अल्टरनेट है, क्योंकि इसके बाद हम इस पर ना जाकर सीधे इस पे आते हैं, तो इसलिए एक्स और वाई अल्टरनेट है। तो अगर एक एंगल एक 130 होगा तो दूसरा भी 130 होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, दोनों का ही आंसर 130 डिग्री होगा। अब हम इस एक्सरसाइज के जो दूसरे क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि दूसरे और क्वेश्चन इसमें, देखिए इसमें टोटल शायद 6 क्वेश्चन है, तो हम सबको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये आपको 3 लाइन गिवन है जो कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसमें कुछ रेशियो वगैरह यहाँ पर गिवन है, जैसे कि वाई एंगल है और एक्स एंगल को ना दे करके उनका रेशियो दे दिया गया है, और x की वैल्यू यहाँ पर है। ये देखिए x है और ये y और ये z है। तो इस तरीके से आपको दिया गया है, आपको जो इसमें कैलकुलेट करना है वो x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं हम इसको। तो इसको अलग फिगर पे इसको हम देखिए, इसको अलग पेज पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर को। एक मिनट। ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। ये देखिए ये 3 लाइन है एक्चुअली, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये इस तरीके से गिवन है। और ये देखिए तीनों लाइन पैरेलल हैं, तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। ये देखिए थोड़ा सा फर्क हो सकता है लेकिन तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, और तीनों लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हुई जा रही है, यहाँ पर इस तरीके से जा रही है ट्रांसवर्सल कट करते हुए। तो इन लाइनों का जो नाम क्वेश्चन में गिवन है वो है इस तरीके से AB, और ये CD, और E और F। तो आपको इसमें देखिए क्या गिवन है, आपको गिवन है एक एंगल यहाँ पे इन्होंने x दिया हुआ है इसमें, और ये एंगल y है, और एक एंगल यहाँ पर z है। तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो एक्चुअली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको y और z का रेशियो गिवन है। ये देखिए y और z का आपको रेशियो गिवन है, ये रेशियो है
वाई और जेड इनका रेशियो आपको गिवन है, ये रेशियो आपका है 3 और 7 का, 3:7 का। तो आपको कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये समझना होगा कि अगर ये एंगल वाई है तो देखिए ये भी वाई होगा, ये वाला एंगल भी वाई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये देखिए ये दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, एक तो वाई, तो ये भी वाई होगा, और जेड तो यहाँ पर है ही, वाई और जेड, ये देखिए ये वाई है और ये जेड है। अब देखिए और x जो है वो x किसके इक्वल होगा, अब इन दोनों लाइनों की बात कीजिए केवल, देखिए इन दोनों लाइनों पे अगर मैं आऊँ, ये लाइन और ये लाइन, अभी तीसरी लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ये लाइन और इन दोनों लाइनों की बात करूँ तो देखिए ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल देखिए x और जो z एंगल है वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इन दोनों लाइनों को जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये देखिए इस ट्रांसवर्सल ने कट किया कौन सी लाइनों को, इसको और इसको, तो x और z ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे इन दोनों लाइनों के लिए। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो x की वैल्यू जो होगी वो एक्चुअली z के इक्वल होगी। ये देखिए x इज इक्वल टू z। तो अगर आपने z कैलकुलेट कर लिया तो आपको x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो हम देखते हैं z कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए हमें रेशियो गिवन है 3 और 7 का, जो कि y और z का, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। अब इन दोनों लाइनों को आप देख सकते हैं, ये दो लाइन मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइनों को ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही है, अब ये लाइन इन दोनों लाइनों के लिए भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी कि y और z का जो सम होगा वो 180 होगा। देखिए दोनों y और ये z, ये दोनों कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले एंगल हैं। ये देखिए ट्रांसवर्सल ये लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो क्योंकि दो पैरेलल लाइनों को कट कर रही है और उसकी एक ही साइड ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल आपके को इंटीरियर एंगल होंगे क्योंकि लाइन की साइड है। और अगर ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर है और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही डीप में देख चुके हैं। ये थोड़ा सा आपका रिवीजन के लिए मैंने ये चीज़ें बताई। तो y और z का सम अगर 180 है और रेशियो y और z का 3:7 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 रेशियो जब इस तरीके से होता है 3:7, तो उसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 3x + 7x जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो 10x की वैल्यू अगर 180 है तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 18 आ जाएगी, और 18 की मल्टीप्लाई 3 में करने पर आता है 54, और 18 की मल्टीप्लाई 7 में करने पे आता है 126। तो देखिए ये दोनों एंगल हमें मिल गए, कौन कौन से, देखिए y और z में जो रेशियो था वो था 3 और 7 का, यानी y की वैल्यू होगी 54, y इज इक्वल टू 54, और z की वैल्यू होगी 126, क्योंकि देखिए 3:7 का मतलब है कि y छोटा है और z बड़ा है। तो ये जो दो एंगल हमें मिले हैं 54 और 126, इनमें से जो छोटा एंगल होगा वो y होगा। और ये आप देख भी सकते हैं, देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये एक एक्यूट एंगल है y और z एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो z को तो 90 से बड़ा होना ही था और y को 90 से छोटा होना था। तो y और z का सम 180 भी आ रहा है, ये देखिए 54 और 126 180 होते। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने z निकाला तो आपको x भी मिल जाएगा, तो x की वैल्यू भी 126 ही होगी। ये देखिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देखिए x और y दोनों ही को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए x और ये z, x और z दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है किन दो लाइनों के लिए, जब बात इन दो लाइनों की हो रही है और ये ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती हुई जा रही है। तो देखिए x किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। तो अगर z की वैल्यू 126 है तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 126। तो ये हमारा इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसमें x की वैल्यू आपकी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा x इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी होता है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सरसाइज के। तो थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है और इसमें दो लाइन है AB और CD। इफ़ AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD, EF देखिए ये EF लाइन है और किसके परपेंडिकुलर है, CD के राइट एंगल है, एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126। अब देखिए ये एंगल 126 है, ये वाला एंगल 126 है। तो आपको ये फाइंड करना है, तीन एंगल इसमें फाइंड करनी है। पहला AGE, दूसरा GEF ये वाला एंगल, और तीसरा FGE। तो देखिए ये एक एंगल निकलने से तीनों एंगल ही कैलकुलेट हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें जो आपको दिया गया है वो ये दिया गया है कि इस तरीके से दो लाइन है AB और CD, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है।
और इसको नाम इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है ए बी सी और ये डी। इसको एक इस तरीके से जी ई इन्होंने एक लाइन ये है आपकी, ये देखिए ये जी ई है, ये है आपकी जी और ये है ई, और ई एफ लाइन ये देखिए ये एक ई एफ लाइन भी है इस तरीके से है, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल है, ये देखिए राइट एंगल का साइन ये होता है, देखिए इसका मतलब होता है 90 डिग्री। जब हम कोई भी एंगल बनाते हैं लेकिन उस पर साइन इस तरीके का लगाते हैं बिल्कुल रेक्टेंगल वाला, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है एक तरीके से, ये एफ है। तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एंगल आपको कैलकुलेट करने हैं। एक तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है एंगल ए जी ई, दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है जी ई एफ, और तीसरा एंगल है एफ जी और ई। तो बारी बारी से हम इसमें देखेंगे। और हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन ये है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल 90 है, और एंगल जी ई डी देखिए जी ई और डी ये वाला पूरा एंगल जो है ये देखिए ये पूरा एंगल 126 डिग्री है, ये जी ई डी हमें गिवन है। ये देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं ए जी ई से। तो ए जी ई जो एंगल होगा बहुत ईजीली, देखिए बहुत ही ईजीली तरीके से निकलेगा। देखिए आपको ये पता है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल है, ये देखिए ये लाइन जी ई ट्रांसवर्सल है किसकी, ए बी की और सी डी की। तो आप मुझे खुद बताइए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर कौन कौन से होंगे। आप देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए जी ई और जी ई डी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल ए जी ई, ये देखिए एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो देखिए पहला बहुत ईजी है एंगल, देखिए क्योंकि जी ई डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 126, तो एंगल ए जी ई भी 126 डिग्री होगा। तो पहला हमारा आंसर ये आता है। अब बारी करते हैं जी ई एफ की। जी ई एफ कैसे कैलकुलेट होगा, जी ई एफ जो है वो ये एंगल है, देखिए इतना केवल, देखिए केवल इतना एंगल है जी ई एफ। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, ये पूरा एंगल 126 है और ये इतना 90 डिग्री है इतना। तो अगर 126 में से 90 को माइनस कर दिया जाए तो इतना बचा हुआ एंगल हमें मिल जाएगा। तो जी ई एफ तो बहुत ईजीली है, जिसकी वैल्यू आएगी 36। ये देखिए जी ई एफ जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। जी ई डी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, जो है 126, और इसमें से एफ ई डी जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है कि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये 136 डिग्री आपका आता है जी ई एफ की वैल्यू। अगला पार्ट इसमें देखिए जी ई एफ की वैल्यू आ गई। अब इसमें बचा एफ जी ई एंगल, तो एफ जी ई एंगल है ये वाला एंगल। तो ये तो बहुत ईजी है, देखिए ये 126 अगर है और पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा जो एंगल है 180 का बनता है, तो आप खुद मुझे बताइए ये कितना बचा। अगर ये 126 है तो ये सीधी सी बात है 54 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा, देखिए एंगल, यहाँ लिख लेते हैं इसको, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये तीनों ही एंगल हमारे पास आ गए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कहते हैं इनविजिबल क्वेश्चंस, इनविजिबल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये पैरेलल लाइन की, क्योंकि इसमें देखिए पैरेलल लाइन को कंप्लीट नहीं बनाया जाता, इसमें इस तरीके से बनाया जाता है, वो पूरा नहीं किया जाता उसको। तो क्वेश्चन इसलिए देखने में कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन हम ये एक ट्रिक होती है जब पैरेलल लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आप पूरी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मतलब जैसे पैरेलल लाइन आपको देखने में कैसे दिखाई देती है, इस तरीके से, और यहाँ आपको देखिए एक लाइन ऐसे पैरेलल है इसके, तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी इस तरह के क्वेश्चनों में आप पूरी लाइन को बढ़ाकर और दोनों लाइनों को बराबर बराबर पैरेलल बना लीजिए। जैसे ये है, इस तरीके से आप बना लीजिए तो आपको थोड़ी ईजी होगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। ट्रिक होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उसने, देखिए एक फिगर है जिसमें कि पी क्यू जो लाइन है, देखिए ये पी क्यू लाइन किसके पैरेलल है, ये एस टी लाइन के पैरेलल है, और आपको दो एंगल गिवन है। पी क्यू आर जो है ये एंगल है 1110
और आर एस टी एंगल है 130 डिग्री, दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल हैं। और तो आपको क्यू आर एस की वैल्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको भी हम फिगर बना के सॉल्व करेंगे इसको। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से फिगर है। तो देखिए ये आपकी फिगर है, ये इस तरीके से, क्यों यहाँ पर ऊपर है, ये देखिए। तो ये जो एंगल आपको, इसमें दो एंगल गिवन है, एक ये एंगल है 110 और ये 130। ये आपका ये जो एंगल है वो है आपका 130। तो यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट करना है वो है ये बीच वाला एंगल, इसको यहाँ पर ये पॉइंट है आर, तो ये बीच वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये जो है इस तरीके का क्वेश्चन जब हम करते हैं तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करने से थोड़ा सा हमें थोड़ा ईजी पड़ता है ये सॉल्व करना। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे आपको दिखे ना मतलब लाइन, तो आप क्या कर लिए, इन्हें पूरा बना लिया करिए, पूरा एक दोनों लाइन जो पैरेलल है उनको पूरा पूरा आप ऐसे दिखाइए। देखिए हम इन्हें ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब देखिए इस तरीके से ये हमने ये बढ़ा दी, और ये जो है इस लाइन को हमने यहाँ से ये बढ़ा दिया, ये देखिए। अब ये दोनों लाइन हमने प्रोड्यूस किया, और ये दोनों लाइन पहले ही पैरेलल थी, पी क्यू और आर एस। तो प्रोड्यूस करने के बाद जो पूरी लाइन बनी है वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होगी। तो अब पैरेलल लाइन के जो रूल होंगे वो हम बहुत इजीली यहाँ पर लगा पाएंगे। अब आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को देखिए, अब तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं ये दोनों लाइन जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं, और ये एक आपको ट्रांसवर्सल ऐसे दिख रही होगी ये लाइन, ये देखिए ये लाइन, ये पैरेलल हो गई दोनों, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। तो आप मुझे खुद बताइए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन से होंगे। तो आप बता सकते हैं, ये देखिए ये अगर 130 है तो ये वाला भी 130 होगा, ये देखिए ये, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 130 होगा तो इसको भी 130 होना पड़ेगा। अगर ये 130 होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये कितना होगा। ये देखिए ये बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, ये 130 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर 130 है तो ये स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल जो होता है वो 180 होता है, तो ये 50 बचेगा। और अब आ जाते हैं देखिए इस लाइन पर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये पूरा 110 है तो ये 70 बचेगा, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है, ये देखिए, तो इसे 70 होना पड़ेगा। अब तीसरा एंगल निकालना हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात है, 70 50 का सम होता है 120, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री बचेगा। तो जो एंगल क्यू आर, और यहाँ जो भी देखिए यहाँ कुछ पॉइंट होगा, इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, ये जो भी इसे हम एस पे ही ले जाते हैं, चलिए क्यू आर एस, जो पूरा एंगल है क्यू आर एस, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व होता है। अब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन ही है। ये देखिए इसमें ए बी पैरेलल है आपकी सी डी के, और आपको एक एंगल गिवन है ए पी क्यू जो कि 50 डिग्री है। आपसे बोला जा रहा है एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, और एक एंगल आपको ऐसे और दिया गया है जो कि एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आर का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको भी, इसमें भी देखिए पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए इसको तो हम यही जो स्पेस है बुक में यहीं पे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए अब आप खुद मुझे बताइए, इस फिगर में ये दो लाइन आपको पैरेलल गिवन है, ये देखिए ये, और ये एंगल 127 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 होता है, तो ये बचा हुआ सीधी सी बात है, ये बचा हुआ जो एंगल होगा वो हो जाएगा 53 डिग्री। ये देखिए ये 53 डिग्री होगा ये बचा हुआ एंगल, क्योंकि सम 180 होता है, तो 127 + 53 इज इक्वल टू 180। तो 53 एंगल तो हमारा ये बचा हुआ एंगल आ गया। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप बताइए ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आप मुझे बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे। तो देखिए ये और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो अगर ये 50 डिग्री है इतना, तो x को कितना होना पड़ेगा, x भी 50 डिग्री होगा फिर, क्योंकि x किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, x इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल ए पी क्यू का, तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। तो अब देखिए अगर ये 50 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, तो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो इसको कैलकुलेट करना कितनी ईजी हो गया। इसकी वैल्यू आएगी 77। तो ये देखिए क्योंकि 50 और 53 कितना होता है 103 डिग्री, और 100 और 180 डिग्री में से 103 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो 77 आता है। तो देखिए तो ये जो एंगल होगा ये आपको मिलेगा एंगल y इज इक्वल टू 77 और एंगल x
इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं इसको कि देखिए लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है कि ये जो एंगल होगा PRD 180 में से PR³ इज इक्वल टू 180 माइनस 127। ये देखिए तो इस तरीके से ये जो है बहुत ईजिली ये कैलकुलेट होता है। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर है जिसमें कि PQ लाइन जो है वो RS जो है दो मिरर हैं, जो कि ये दोनों एक्चुअली ये मिरर हैं, लाइन नहीं है, ये मिरर हैं और ये पैरेलल ही रखे गए हैं। जैसे कि मिरर में जैसे ये आप, लेकिन हम इन्हें लाइन कंसीडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरीके से लाइन ही पैरेलल हैं, ये दोनों मिरर पैरेलल रखे गए हैं एक दूसरे के। देखिए एक रे इंसिडेंट होती है लाइट की यहाँ पर और ये रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरे जो पैरेलल मिरर रखा हुआ है फिर उस पर यहाँ पे इंसिडेंट होती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होती है। ये देखिए ये एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलॉन्ग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग CD। तो आपको ये प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD, यानी आपको ये प्रूफ करना है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ आपको प्रूफ क्या करना है। आपको ये प्रूफ करना है AB लाइन CD के पैरेलल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, वो क्या होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा लाइट की जो रे होती है उसका जो रिफ्लेक्शन जो होता है उसका हमें रूल समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन। तो उसका रूल सिंपली ये होता है कि लाइट जब भी किसी सरफेस पे लाइट की कोई रेज इंसिडेंट होती है, जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये फिगर है, मैं बना देता हूँ इसको। ये दो मिरर हैं, इस तरीके से ये प्लेस हैं, ये दो मिरर हैं, दोनों पैरेलल रखे गए हैं एक दूसरे के। ये PQ इनको जो नाम दिया गया उनको, ये है एक का PQ और ये है RS। तो इस पर एक रे इंसिडेंट हुई है इस तरीके से, ये AB, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई रेज। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर दूसरे मिरर पे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है ये इस तरीके से। तो आपको जो प्रूफ करना है इसमें, रे जो है, रे को नाम दिया है इन्होंने AB। इस तरीके से यहाँ एरो लगाना पड़ेगा, हमें एरो दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंट होने का। और ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लौटी है इसका नाम है C और D। तो प्रूफ ये करना है AB पैरेलल टू CD। टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। तो देखिए इसका एक रूल हमें समझना पड़ेगा जो कि फिजिक्स का रूल है वैसे तो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना पड़ेगा कि लाइट की जो रे होती है जब भी किसी सरफेस पे वो इंसिडेंट होती है, तो अगर उस सरफेस पे जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रही है, ये देखिए अगर कोई लाइट की रे है वो इस तरीके से सरफेस से ऐसे इंसिडेंट हो रही है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो रूल हमारा जो रूल होता है वो ये बोलता है कि अगर जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई है उस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए वहाँ पे, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब है एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए जो कि जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है उस सरफेस पे ऐसे 90 का एंगल बनाए, तो इंसिडेंट का जो एंगल होता है, जब लाइट की रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो उसका एंगल ये माना जाता है I, उसे हम I से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होने वाला एंगल होता है वो होता है R। तो I इज इक्वल टू R, ये रूल होता है, ये लाइट का रूल है, मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन का ये रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए, देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये देखिए इस तरीके से मैंने दो परपेंडिकुलर अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं इस सरफेस पे, ये जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये देखिए जो ये इस मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस मिरर पे आके इंसिडेंट हो रही है, ये दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट होने वाली रे का काम कर रही है। तो एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ भी ड्रॉ कर दिया जाए इस तरीके से, तो अब जो रूल होगा वो ये बोलेगा, देखिए रूल क्या, ये लाइन ठीक नहीं बनी, इसको जरा सही बना लेते हैं फिर से दोबारा। अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए इस सरफेस पे, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये 90 का एंगल है। तो अब मेरा रूल जो बोलेगा वो ये बोलेगा कि अगर इस एंगल को मैं एंगल 1 मान लूँ, ये देखिए अगर एंगल 1 मान लूँ तो ये एंगल 2 मान लूँ और इसे एंगल 3 मान लूँ और इसे एंगल 4 मान लूँ, तो जो हमारा जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि एंगल 1 जो होगा वो होगा एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो किस केस में, जब हम सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
तो वो डिसाइड इससे किया जाता है कि जहाँ पे भी वो इंसिडेंट होती है वहीं पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये दो एंगल होते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो हो गया लाइट वाला रूल। अब इसमें दूसरा रूल कौन सा लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दो परपेंडिकुलर लाइन है और ये एंगल अगर 90 है तो आप ये बताइए ये एंगल कितना होगा। आपको ये पता है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये दो एंगल, ये दो लाइन आपकी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के लिए हमेशा जब भी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ये एक ट्रांसवर्सल मान लीजिए आप, ये मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन पे जो क्या कहते हैं, जो को इंटीरियर एंगल का सम, ये मैंने आपको बताया था कि इक्वल होता है। तो ये बताइए अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90, इसे भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। और देखिए ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर खुद ड्रॉ किया है इस सरफेस पे, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये 90 डिग्री क्यों हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो इसलिए इसे 90 है तो इसे भी 90 होना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसवर्सल है। लेकिन अब आप थोड़ी देर के लिए, अभी ये एंगल 90 डिग्री आ गया देखिए, और ये एंगल तो है ही 90 डिग्री, आपको पता है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और ये एक, अब मान लीजिए कि ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइनों के लिए है। तो अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो, तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी, तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, यानी कि ये दो परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे। देखिए दो पैरेलल लाइन पे जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि देखिए इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं L और इसको दे देते हैं M। तो BL जो लाइन है वो CM के पैरेलल होगी, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल होगी। ऐसा क्यों होगा ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल थी और ये एंगल 90 है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो इसे भी 90 होना पड़ेगा, और ये 90 ऑलरेडी है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आप ये देखिए ये दो लाइन आपको गिवन है और ये 90 है, ये 90 है, और एक इस तरह से एक लाइन ऐसे जा रही है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 है, यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम 90 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हों। और होता भी यही है कि दो पैरेलल लाइन में आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं दोनों, तो वो इक्वल होते हैं लेंथ में भी और पैरेलल भी होते हैं। तो ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल प्रूफ हो गई, ये देखिए ये वाली लाइन। तो इसका मैंने ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन, क्योंकि हमने अभी ये इसे पैरेलल प्रूफ किया है ना इन दोनों परपेंडिकुलरों को। तो ये अगर ट्रांसवर्सल है, देखिए अब इन दोनों परपेंडिकुलरों के लिए जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल है परपेंडिकुलर, और ये ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। देखिए एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ये देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। देखिए एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, और एंगल 3 4 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एंगल इक्वल हो गए। ये देखिए, यानी कि अगर मैं 1 और 2 को एक पूरा एंगल मान लूँ, तो 3 और 4 को भी पूरा एंगल अगर मैं मान लूँ, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ये देखिए आप, ये क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया इससे कि क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ 3 4 के इक्वल था, और दोनों परपेंडिकुलर के ये 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए थे, इसलिए 2 3 के इक्वल हो गया था, और 3 4 के इक्वल है, इसलिए 3 4 के इक्वल है, तो 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। तो सारे एंगल ये इक्वल हो गए आपस में। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो अब आप इन दोनों लाइनों में आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इसे मैंने, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी देर लग रही है। ये देखिए अब इसको ले लेते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को। ये अगर दो लाइन है और एक तरीके से ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है और अगर ये एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है एक तरीके से। आप ये देखिए ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती हुई जा रही है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है पूरा। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो यहाँ हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा सिंस अब देखिए इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ ABC। देखिए ये वाला एंगल है,
ए बी सी, सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, सो ये दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी because ABC, angle ABC and angle BCD are alternate interior angle। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किन दो लाइनों के लिए? देखिए इनके लिए, ए बी लाइन के लिए और सी डी लाइन के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होता है। अब इस क्वेश्चन का हम थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं कि हमने इसे सॉल्व किस तरीके से किया। देखिए हमने पहले लाइट के रूल को समझा, कि लाइट का जो रूल ये बोलता है कि जब कोई रे इंसिडेंस होती है किसी सरफेस पे, तो जहाँ वो इंसिडेंस हो उस पॉइंट पे से अगर हम परपेंडिकुलर डालें उस सरफेस पे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसी तरीके से और दूसरा मिरर है, क्योंकि यहाँ पर तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली रे है वो दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट होने वाली रे का काम करेगी और यहाँ से फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट होगी। तो फिर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इसके इक्वल होगा। तो हमने ये भी यहाँ पे ये देखा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था। फिर हमने ये देखा कि जब भी हम दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये पैरेलल लाइन के रूल से ही आया कि ये एंगल 90 था और ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो ये एंगल भी 90 हुआ। तो इस हिसाब से हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो दो परपेंडिकुलर हैं ये आपस में पैरेलल हैं। अब हमने इन दो परपेंडिकुलर को ये देखा कि ये एक ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और 3 बन रहे थे। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया और एंगल 3 4 के इक्वल है। तो हमने 4 के इक्वल किया और एंगल 2 1 के भी इक्वल है। तो ये सारे एंगल 4 3 2 1 आपस में इक्वल हो गए सारे के सारे। तो जब ये पूरे एंगल इक्वल 1 2 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया, तो 1 और 2 को मिला के जो ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है और यहाँ 3 और 4 को मिला के पूरा बड़ा एंगल बन रहा है, वो इक्वल आ रहा है। और वो कब कहाँ इक्वल आ रहा है? इन दोनों लाइनों की ट्रांसवर्सल जो है उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इन दोनों लाइनों को हम आगे बढ़ा के इसे परपेंडिकुलर बना दें, पैरेलल लाइन बना दें, ये देखिए, तो इन दोनों लाइनों की ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइनों को भी पैरेलल होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। इसमें 2-3 रूल समझने वाले थे, था सारी कहानी पैरेलल लाइन की, लेकिन बस हमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके रूल को और समझना था। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आएगी। तो वो कुछ नहीं है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसी पर और पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ही एक तरीके से दूसरी एक्सरसाइज आएगी। तो अब हम इस एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी 1-2 प्रॉपर्टी देख लेंगे। उसमें जो मेन प्रॉपर्टी होगा एक्सटीरियर एंगल को समझने की होगी, तो उसको कर लेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे अगली। तो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू।